अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया। हमने मैटर की 3 टाइप्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैसेस को एंड लिक्विड्स को कवर कर चुके हैं। आज हमारे पास लास्ट उसकी मैटर की टाइप है सॉलिड स्टेट। ठीक है, हमने सॉलिड स्टेट को डिस्कस करना है और ये टॉपिक्स जो हैं, ये लास्ट वाला जो रह गया ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको समझना भी इजी है, याद करना भी इजी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी सॉलिड स्टेट की सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेल्टिंग पॉइंट है, रिजिडिटी है, डेंसिटी है और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं, आसानी से ये कवर हो सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम सब आसान अल्फाज में अगर देखें, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट, हम उसको टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, किसी टेम्परेचर पर या किसी टाइम पर जहाँ पर आकर वो सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू हो जाए, वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। जिस एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि मार्कर है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, ये अभी मेल्ट नहीं हो रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसको मैं अगर हीट देता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ, आग में डाल देता हूँ, तो आग में जाते साथ ही ये पिघलना नहीं शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। वो कुछ टाइम जो गुज़र रहा है, ठीक है, वो गुज़रने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जाकर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पर जब ये मेल्ट होना शुरू हुआ है, उस टाइम पर हम टेम्परेचर नोट करेंगे कि टेम्परेचर क्या था, किस टेम्परेचर पर इसने मेल्ट होना स्टार्ट किया। तो वो जो हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जहाँ पर जाकर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, हम उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आप देखें कि जो सॉलिड्स होते हैं, अब मैं आपको पहले बता दूं कि आपने सॉलिड और मेटल्स में कंफ्यूज नहीं होना। मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलग हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो हम मेटल्स के अंदर जैसे बात कर सकते हैं कि उनके एटम्स, आइंस, कुछ भी हम कहते हैं, इसके अंदर हम मेटल या मेटल की तरह इनमें हम आइंस या एटम्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगा पार्टिकल्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सॉलिड की है आपके सामने एक शेप है। ठीक है, इनमें जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। हमने जैसे गैसेस में पढ़ा कि स्पेस होती है, बहुत सारी स्पेस होती है और रैंडमली मूव करते हैं। सेम इसी तरह से लिक्विड्स के अंदर नेग्लिजिबल स्पेस थी, यानी कि कुछ हल्की फुल्की स्पेस थी और वो भी रैंडमली मूव कर रहे थे। सॉलिड्स के अंदर ऐसा नहीं है, सॉलिड्स के अंदर इनके जो मूवमेंट है वो नहीं है। अब इनमें क्या होता है कि इनके पास एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए ये अपनी जगह पर ही रहते हुए सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि मार्कर है, ये अपनी जगह पर रहते हुए अगर ऐसे वाइब्रेट करता रहे, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन होती है। ठीक है, और वो होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब इसका मतलब उनके पास एक एनर्जी है जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन हिल जुल नहीं रहे हैं, अपनी जगह से किसी दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, अपनी जगह पर ही रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इनको हीट देना स्टार्ट कर देनी है। आपने इनको हीट देना स्टार्ट किया, यानी कि टेम्परेचर देना स्टार्ट किया। अब हीट आपको पता है कि एक टाइप ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब आप उनको एक्सटर्नल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी वजह से जैसे जैसे ये हीट बढ़ाते जा रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी जो वाइब्रेशन है वो भी तेज़ हो जाएंगी। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, उनकी जो वाइब्रेशन थी वो अब ज़्यादा फास्ट हो रही है, ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ होने की वजह से एक ऐसा टाइम आएगा जब उनके जो दरमियान में, आप ऐसा समझ लें कि जो दरमियान में उनके फोर्सेस हैं, जिन फोर्सेस की वजह से वो एक दूसरे के करीब करीब में जुड़े हुए हैं, वो फोर्सेस टूट जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा हिल रहे हैं। तो ज़्यादा हिलने की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाकर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी तेज़ हो जाएगी कि उनकी वाइब्रेशन तेज़ होने की वजह से वो अब उनकी जो एक स्पेसिफिक शेप बनी हुई है, ये जो शेप बनी हुई है ये टूट जाएगी। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा और अब ये सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही ये सॉलिड्स जो होंगे वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम कहेंगे सॉलिड्स का, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है इसकी सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी।
रिजिडिटी का मतलब है सख्तपन, ठीक है। और ये आपको अच्छे से पता है कि एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है, वो रिजिड होते हैं। और इनकी जो रिजिडिटी की रीज़न है वो भी उनकी ये शेप है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, स्पेस तो उनमें है नहीं। स्पेस ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा आपस में समझ लें ऐसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा जुड़ने की वजह से वो एक छोटी सी स्पेस में भी, छोटी सी जगह में भी बहुत ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो फिक्स हो सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लें कि आपके पास एक छोटा सा बॉक्स हो और आप उसके अंदर मिट्टी भर दो, तो अभी आप उस मिट्टी के ऊपर अगर उंगली लगाते हो तो वो आपकी जो फिंगर होगी वो मिट्टी के अंदर जाएगी, लेकिन आप और मिट्टी डालते हो और ऊपर से उसको ठोक ठोक के दबा दबा के उसको अंदर भर देते हो, और मिट्टी डालते हो, फिर दबाते हो और भर देते हो। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप उसके अंदर मज़ीद जो मिट्टी होगी वो नहीं जो उसके अंदर रख सकोगे, उसके अंदर दोबारा से जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें मज़ीद मिट्टी उसके अंदर जाएगी नहीं, उस बॉक्स के अंदर वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा। सेम यही चीज़ है कि छोटी सी जगह के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो बीच में एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं किस्म के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं उस जगह पर, तो स्पेसिस है ही नहीं। स्पेसिस ना होने की वजह से उनके अंदर जो सख्ती या तनाव है वो आ जाता है, जिसको हम कहते हैं रिजिडिटी। और ये जो रिजिडिटी है ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी सॉलिड्स के अंदर, ना ये लिक्विड्स के अंदर मिलेगी और ना ही ये गैसेस के अंदर मिलेगी। तीसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी हम गैसेस के अंदर भी बात की हमने, फिर लिक्विड्स के अंदर बात की, तो अब सॉलिड्स के अंदर बात कर रहे हैं। डेंसिटी मैं आपको बस हल्का फुल्का बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब है कसाफत, यानी कि गाढ़ापन या हल्कापन। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि जिनमें कोई भी चीज़ है मैटर की, ठीक है, कोई भी टाइप है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस हैं, अगर उनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस मौजूद हैं, स्पेसेस होने का मतलब खाली जगह मौजूद हैं, तो आपको उसमें से आर पार भी नज़र आ सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा हल्का होगा, ठीक है। अब सॉलिड्स के अंदर तो क्योंकि स्पेसेस हैं ही नहीं, दरमियान में उनके कोई स्पेस नहीं है, खाली जगह कोई है ही नहीं, तो खाली जगह ना होने की वजह से आपको एक तो उनमें से उनके क्रॉस नज़र नहीं आएगा, दूसरा ये कि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स की डेंसिटी है वो लिक्विड्स और गैसेस की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद आती है बारी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। दो टाइप्स हैं सॉलिड्स की, अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये झूठे सॉलिड हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनको हम ज़रा मॉडर्न किस्म के सॉलिड्स कह सकते हैं या फिर डिसेंट सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है, ये पढ़े लिखे सॉलिड होते हैं। सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड देख लेते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स हम कह सकते हैं कि शेपलेस सॉलिड्स, जिनकी कोई शेप ना हो, कोई स्पेसिफिक शेप ना हो उनकी, और उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर हो, वो रेगुलरली अरेंज्ड ना हो, ठीक है, यानी कि बिखरे हुए हैं, इधर उधर हुए हुए हैं, उनकी कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, उनके दरमियान में अरेंजमेंट का कोई पैटर्न ना हो। इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो बिखरी हुई है, कोई स्पेसिफिक कोई पैटर्न नहीं है उनमें, ठीक है। इस चीज़ को हम कह रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ये सॉलिड्स हैं लेकिन अमॉर्फस सॉलिड हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की निस्बत ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, ज़्यादा ठोस नहीं होते हैं, ठीक है, या आप ऐसा कह लें कि ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि एग्जांपल जो है जैसे कि सोप है, ठीक है, प्लास्टिक है, रबर है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लकड़ी है, ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। इनमें एक तो पार्टिकल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, दूसरा ये कि ये ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी शार्प नहीं होते हैं। ये इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे कि आप अगर कोई आयरन लेते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये उतने ही टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, लेकिन सोप, लकड़ी या फिर रबर, प्लास्टिक वगैरह, ये आगे पीछे किसी भी टेम्परेचर पर जाकर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मटेरियल का भी डिफरेंस आ जाता है। बहरहाल अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ये शेपलेस होते हैं और उनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं होती। दूसरी जो टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। इनमें ऐसा होता है कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो एक पैटर्न में होती है, बहुत अच्छे तरीके से ये अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है, एक अरेंजमेंट की वजह से इनके क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। और इनकी सारा कुछ जो आप अमॉर्फस सॉलिड में पढ़ोगे या याद करोगे वो बिल्कुल ऑपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है। इनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में होती है, ठीक है, और पैटर्न में होने की वजह से ये क्रिस्टल्स बनाते हैं, और क्रिस्टल्स बनाने की वजह से
ये इनका जो मजबूती है, जैसे कि मैंने अमॉर्फस में कहा कि ये ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं, तो क्रिस्टलाइन जो हैं ये थोड़े सख्त होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और इनकी स्पेसिफ़िक शेप होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी शार्प होता है। एक स्पेसिफ़िक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इस टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होगा, ठीक है जी। ये 2 टाइप्स हो गई। लास्ट में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एलोट्रोपी, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एलोट्रोपी जो है आप अपनी बुक में अगर सबसे लास्ट में देखेंगे तो उसकी एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है और उसके अंदर एक ट्रांजिशन टेम्परेचर की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, बाद में बुक की तरफ जाते हैं। एलोट्रोपी हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जा रहे हों, मोर देन वन फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहे हों इन सेम फिज़िकल स्टेट, यानी कि सेम फिज़िकल स्टेट है। अगर वो सॉलिड हैं तो सॉलिड ही हैं, अगर वो गैसेस हैं तो गैसियस फॉर्म में ही हैं, ठीक है। वो फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जा रहे हैं। एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है ऑक्सीजन की, O2 एंड O3, ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप हैं। अब ये देखें कि ये ऑक्सीजन भी गैस है, डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन भी गैस है जिसको हम ओजोन भी कहते हैं, ये O3 ओजोन होता है। ये दोनों गैसेस हैं, इनकी फ़िज़िकल स्टेट सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट हैं और इनकी जो फॉर्म्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं और इस प्रोसेस का नाम है एलोट्रोपी, ठीक है। अब आप आ जाएँ बुक की तरफ। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। इसकी एग्जिस्टेंस जो है इन मोर देन वन फॉर्म, अब ऑक्सीजन एक एलिमेंट था और ये एक से ज़्यादा फॉर्म्स में ये पाया जा रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। इन सेम फिज़िकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है। सेम फिज़िकल स्टेट है कि गैसियस ही रहा, ऐसा नहीं हुआ कि उस फॉर्म में जाने के बाद वो सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया। फिज़िकल स्टेट सेम है, लेकिन एक से ज़्यादा फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं एलोट्रोपी। उसके नीचे आपको उसकी रीज़न मिल जाएगी। रीज़न उसकी बहुत सिंपल सी रीज़न है कि डिफरेंट कंपाउंड्स में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जाके उनके जो एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स 3। तो नंबर ऑफ़ एटम्स डिफरेंट होने की वजह से भी एक दूसरे के एलोट्रोप्स बनते हैं और एलोट्रोपी जो है प्रोसेस वो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके नीचे आप नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखेंगे, अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर एक वर्ड लिखा हुआ बोल्डेड, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर जाकर एक एलोट्रोप जो है वो कन्वर्ट होता है दूसरे एलोट्रोप में। अब ये जो एलोट्रोप्स होते हैं ये इन्वायरमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो सॉलिड एलोट्रोप्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं ऑब्वियसली। अब टेम्परेचर जो है ये इस पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। एक एलोट्रोप को अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर दे दिया जाए, उस टेम्परेचर पर अगर जैसे ही वो टेम्परेचर उतना गेन कर लेता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे एलोट्रोप के अंदर, ठीक है। जिस टेम्परेचर पर आकर वो कन्वर्जन हो रही है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपके बुक में ही एग्जांपल लिखी हुई है सल्फ़र की, सल्फ़र। अब सल्फ़र जो है रोम्बिक शेप वाला, रोम्बिक, ये 96 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नीचे तक ये स्टेबल है, ठीक है। ये इसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में है, रोम्बिक शेप में ही रहेगा, ये स्टेबल है। जैसे ही 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से इसको अबव टेम्परेचर मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी मोनोक्लिनिक शेप में, ठीक है। इसकी कन्वर्जन हो गई, यानी कि ये रोम्बिक शेप जो थी वो कन्वर्ट हो गई अब मोनोक्लिनिक के अंदर। किस टेम्परेचर पर आकर 96 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि रहा तो वो सल्फ़र ही है तो सल्फ़र ही, उधर जाकर भी सल्फ़र ही है, ठीक है, लेकिन उनकी फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है। वो शेप चेंज कर गया, कन्वर्ट हो गया। जिस टेम्परेचर पर आकर वो कन्वर्ट हुआ है, यानी कि 96 डिग्री सेल्सियस पर, इस टेम्परेचर को, इस पॉइंट को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। जहाँ पर एक एलोट्रोप कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरे एलोट्रोप के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। आप डेफिनेशन लिखेंगे और साथ एक एग्जांपल बहुत है, ये लिखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ताला जो टॉपिक होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में तो ये नहीं आने वाला। खैर, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर को क्लोज़ कर चुके हैं। हमारा 5th चैप्टर जो है 9th क्लास केमिस्ट्री का वो ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ईजी टॉपिक थे, इसमें कोई बोर्ड पे कुछ ऐसा इक्वेशन टाइप कुछ ऐसा समझाने वाला था नहीं। ये बस आपने इनको एक बार पढ़ना है तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपको ये याद भी हो जाएगा, ठीक है जी। आप बुक से बाकी इनकी डेफिनेशंस वगैरह देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।